इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आपका क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में। और आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं पावर सिस्टम का UPPCL 2019 जेईई शिफ्ट 2 के पेपर का। तो शिफ्ट 2 में पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन आए थे, आज हम उसके एक पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, थैंक यू यार। बहुत लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कहते हैं सर इतनी बेहतरीन एनालिसिस लगती है, ऐसा लगता है कि हम भी पेपर क्रैक कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आता है। और मेरे को जो मैसेज आते हैं कि मतलब सर कंटेंट बहुत 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 आप लोग का अच्छा लगता है, आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बता देते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा सच में मोटिव भी यही है कि मैं आप तक कंटेंट बहुत दमदार पहुंचाऊं, बहुत दमदार कंटेंट पहुंचाऊं। क्योंकि सिलेक्शन में एट द एंड ऑफ द डे वही कंटेंट काम आने वाला है। आपकी एनालिसिस जितनी बारीक होगी कि इस पेपर में कितनी कितनी चीज़ कौन कौन से टॉपिक से पूछी जा रही हैं, तो आपको बहुत लाइट हो जाएगा। एक बच्चा सब चीज़ पढ़ के जाएगा और एक आप होंगे कि आपको पहले से पता होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे और किस स्थिति में बनते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो मेरे को बार बार बस कहना नहीं अच्छा लगता, अदरवाइज मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली मैंने जब पेपर क्रैक किया था मेट्रो का, तो मेरे को ये चीज़ पता थी कि एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपको पेपर में हर चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और सब पर मास्टरी आपकी हो नहीं सकती। इसीलिए आपको बहुत चुनिंदा और आपको बहुत ही चुनिंदा पढ़ना पड़ेगा, जो आपको वहाँ तक पेपर के टाइम तक याद रहने वाला हो। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों के लॉट्स ऑफ लव के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए ताकि आप तक वीडियोस पहुंच सके समय से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। और इस टॉपिक में आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए आप देख सकते हैं शिफ्ट 2 में, आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 में पावर सिस्टम में 45 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब सोचिए 150 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन पावर सिस्टम के ही थे, पावर सिस्टम से ही 45 क्वेश्चंस। तो इन 45 क्वेश्चंस में से आप देखिए कि 12 क्वेश्चन जनरेशन से हैं, 12 क्वेश्चन जनरेशन से हैं, 7 क्वेश्चन केबल वाले पार्ट से हैं, 13 क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, MCB, आइसोलेटर से हैं, 5 क्वेश्चन रिले और CTPT से हैं, 8 क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन, पोल्स और फॉल्ट और स्टैक डिस्ट्रीब्यूशन से हैं। 8 क्वेश्चन ऐसे करके बनते हैं 45 क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस अभी आप समझिए कि कैसे पावर सिस्टम ने कब्जा कर लिया था शिफ्ट 2 के पेपर में। मैं और भी शिफ्ट की एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा, बट मैं फिलहाल बहरहाल आप इसमें समझिए कि आज हम जो लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं जनरेशन से जुड़ा टॉपिक आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि जनरेशन वाला पार्ट मैं अपने पार्ट पे खत्म करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाइए, पावर सिस्टम होगा, पावर सिस्टम में लाइन से लेक्चर है, सीक्वेंस वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात है कि मेरा सीधा सिद्धांत है कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ आपको आसान तौर पे सुलझी हुई मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वहाँ सीक्वेंस से है। तो चलते हैं जनरेशन, हम लोग आज शुरू करते हैं। जनरेशन के 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए जनरेशन से 12 क्वेश्चन हैं और हम लोग शुरू करते हैं जनरेशन से क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन बात बता देने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन बात यह है कि इन 12 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हैं। बस उसने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन शुरू में डाल दिए, कुछ क्वेश्चन बीच में डाल दिए, कुछ क्वेश्चन लास्ट में डाल दिए, पागल बनाया है। बट 6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, एक टॉपिक से खाली
और वो टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ। क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे ये देखिए लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर के फॉर्मूले आ चुके हैं। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर नंबर 4, नंबर 5 प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, नंबर 6 रिजर्व कैपेसिटी, नंबर 7 सर्विस फैक्टर, नंबर 8 यूज फैक्टर, नंबर 9 लॉस फैक्टर, नंबर 10 यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये जो 10 फॉर्मूले हैं, ये 10 फॉर्मूलों से आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, पावर सिस्टम में मैंने पूरा टॉपिक कराया है। 2 लेक्चर लगे हैं इस टॉपिक को खत्म कराने में। मैंने आपको डिटेल में वहाँ समझाया है। अभी तो क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं खाली फॉर्मूला बता के यहाँ चल दूंगा आपको। मैंने डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है आपको वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा यार कि ये जो 10 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड फैक्टर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी फैक्टर, इसमें से एक कॉमन बात मैं बार बार लेक्चर में बोलता हूं जब भी ये टॉपिक आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर से एक क्वेश्चन आता है कि ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो ग्रेटर देन 1 है। अदरवाइज ये जितने फैक्टर आप देख रहे हो सबका मान, सबका अनुपात 1 से कम आता है, लेस देन 1 आता है। ओनली द डाइवर्सिटी फैक्टर्स इज हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका अनुपात का मान 1 से ज़्यादा होगा डाइवर्सिटी फैक्टर का। और आप देखना वहाँ पे मैंने वीडियो में भी बताया है, जब लेक्चर वीडियो में मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप देखना, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ग्रेटर देन 1 आता है वहाँ डाइवर्सिटी फैक्टर। मतलब इसको रटना ही नहीं है, समझाया भी है। खैर अब देखते हैं इन्हीं सब फॉर्मूलों से जुड़े हुए 6 धड़ाधड़ क्वेश्चन जो आए हुए हैं बिल्कुल इसी टॉपिक पर। चलिए अब देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन। द लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। लोड फैक्टर किसका अनुपात दर्शाया जाता है? देखिए अगर आप इंग्लिश में हैं, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन है तो मैं समझा दूंगा हिंदी में है तो इंग्लिश में मैं समझा दूंगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं क्या करूं, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो बच्चों ने जिस पेपर को जो दिया होता है वो जैसे फॉर्मेट में उनके पास वो लोग पेपर देते हैं, कुछ क्वेश्चन वो हिंदी में करते हैं, कुछ इंग्लिश में करते हैं, मैं वैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ठीक है, तो अभी उन्होंने जिस लैंग्वेज में सेलेक्ट किया होता है वो लैंग्वेज आपके पास यहाँ आ जाती है। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से ना यार ये सब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना, मतलब कंटेंट आपको सॉलिड मिलने वाला है, वो ध्यान रखना। लोड फैक्टर, अब देखिए लोड फैक्टर सीधा सा फॉर्मूला है, आप 1 नंबर फॉर्मूला देख सकते हैं। वैसे तो 1 नंबर फॉर्मूला में सीधा लिखा हुआ है एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो एवरेज डिमांड 1 नंबर पे आप देख सकते हैं एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो सेम यहाँ पर आप सी ऑप्शन देख लीजिए आप, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड। तो लोड फैक्टर की डिफाइन, ये एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, लोड फैक्टर पे डिपेंड है। लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज जनरली, पावर स्टेशन का लोड फैक्टर आमूमन क्या होता है? सी ऑप्शन देखिए, लेस देन यूनिटी। मैंने अभी आपको बात बताई थी, केवल डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। खड़वा लो अपने माथे पर इस बात को बुरी तरीके से। ठीक है, 60 ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो केवल इन्हीं टॉपिकों से बेस्ड है। एक सेकेंड में देख लेता हूं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, 10th नंबर आप देख सकते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन। आप 10th नंबर देखिए मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, सारी चीजें लिखी हुई है। 10th नंबर देखिए क्या है यूटिलाइजेशन फैक्टर? मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर को अगर हम हिंदी में थोड़ा सा समझें, यूटिलाइजेशन फैक्टर को अगर हम हिंदी में थोड़ा सा समझें तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर देखिए, जनरेटिंग स्टेशन पर मैक्सिमम डिमांड, जनरेटिंग स्टेशन पर मैक्सिमम डिमांड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट
प्लांट की जो इंस्टॉल किया गया है जब प्लांट, और उसकी जो कैपेसिटी है वो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। क्लियर है ना पॉइंट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर का क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी फैक्टर का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, प्रत्येक की अपनी, मतलब मैं प्रत्येक की, इंडिविजुअल की, प्रत्येक की अपनी उच्चतम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम। तो मतलब उच्चतम डिमांड पावर सिस्टम की, प्रत्येक की डिमांड और पावर सिस्टम की उच्चतम डिमांड, ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। ग्रेटर देन 1 होता है ये, इस बात को हमेशा याद रखना। इसके अलावा सब लेस देन 1 होते हैं। तो ऑप्शन में देख रहा हूँ, आप लोग भी देख लो, क्वेश्चन का ऑप्शन सी बन गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ सेपरेट कंज्यूमर, मतलब एक प्रत्येक कंज्यूमर के जो मैक्सिमम डिमांड है अनुपात टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। रेशियो ऑफ मतलब कि अनुपात मैक्सिमम डिमांड, सिंपल है यार, ये यही फॉर्मूला बस उसने इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ दिया, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो क्या आंसर बना? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डाइवर्सिटी फैक्टर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, लोड फैक्टर का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोड फैक्टर का न्यूमेरिकल है। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, मतलब एवरेज एनर्जी अपॉन मैक्सिमम एनर्जी। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। एक पावर संयंत्र, हिंदी में है, अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। एक पावर संयंत्र एक दिन में 192,000 किलोवाट आवर की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब एक पावर स्टेशन कितने की विद्युत ऊर्जा एक दिन में 192,000 किलोवाट आवर की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, एक दिन में। इसका शीर्ष भार, मतलब इसका जो शीर्ष भार है, शीर्ष भार का मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी है, जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है वो है 20,000 किलोवाट आवर। 20,000 किलोवाट आवर है। उसका दैनिक लोड गुणांक बताइए, मतलब लोड फैक्टर बताना है, डेली लोड फैक्टर बताना है, डेली का लोड फैक्टर बताना है। अब देखिए एवरेज कितनी है? 192 किलोवाट आवर। देखिए एक मैं यहाँ पर बात आपको बताऊंगा, कभी कभी किसी को ये समझ नहीं आता कि सर एवरेज कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो समझिए, वहाँ शीर्ष लिखा है माने मैक्सिमम है, और किलोवाट आवर में लिखा है। तो देखिए जब भी किलोवाट आवर में है तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी ही होगी। भाई किलोवाट आवर में क्या होती है? एनर्जी ही होती है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप जैसे किसी के सरनेम से आप किसी को पहचानते हो ना, जैसे आप सरनेम से किसी को पहचानते हो कि भाई सरनेम से ये बंदा ये है, ऐसे ही आपको इसकी यूनिटों से पहचानना चाहिए न्यूमेरिकल में कि क्या चीज़ दी है। वैसे तो देखो लैंग्वेज में वो खुद ही कह के बोलता है, बट अगर फिर भी कभी कन्फ्यूजन हो यार कि क्या दिया हुआ है, तो आप यूनिट से पहचान लिया करिए कि उसने क्या दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्मूला ये कहता है, बट इसने क्या बोला है? डेली लोड गुणांक। तो डेली में जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो यहाँ आप जो नंबर ऑफ आवर है उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, ये इसने पहले से ही डेली का बोला हुआ है, और यहाँ हमें डेली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए उसने पहले से बोला है एक दिन में इतने ऊर्जा, ठीक है,
और शीर्ष भार इतना है, तो शीर्ष भार में तो हमने घंटों का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये पहले से ही एक दिन का दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0.4 और इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन 0.4। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। देखो इन 10 फॉर्मूलों से 6 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, काउंट कर लेना, 6 क्वेश्चन बनने होंगे। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगला क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि पावर स्टेशन की डिमांड फैक्टर क्या होती है, तो पावर स्टेशन की डिमांड फैक्टर क्या होती है मेरे भाई, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। सीधा फॉर्मूला है, तीसरा नंबर फॉर्मूला आप लोग देख सकते होंगे, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर की अगर पूछ ले वो लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, भाई जाहिर सी बात है, मैंने एक ही चीज़ बताई है, डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, बाकी सब लेस देन 1 होते हैं। तो एक टॉपिक से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन टॉपिक 1, 6 क्वेश्चन टॉपिक 1, समझो इस बात को गहराई से, 6 क्वेश्चन टॉपिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर के परावर्तक से बने होते हैं, परमाणु रिएक्टर के परावर्तक डैश से बने होते हैं। परावर्तक किससे बने होते हैं, परावर्तक होते हैं मॉडरेटर। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी हुई बातें मैंने आपके सामने फ्लैश कर दी हैं, सुनिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ बातें जान लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो 3 पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे हमेशा, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड और कूलेंट। देखिए आप लोगों के सामने मैंने थ्योरेटिकल ही भी लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसे उतार लो, ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज़ में। अब आप एक चीज़ समझिए, न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिशन होता है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रिंसिपल, नाभिकीय विखंडन प्रिंसिपल है। चलते हैं और चीज़ों पे। अब देखिए क्वेश्चन मॉडरेटर से जुड़ा है, बट मैं धीरे धीरे जल्दी से रिवाइज करा देता हूं ताकि इनसे भी जुड़े क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएं। मॉडरेटर आप देख सकते हैं, मॉडरेटर का काम देखिए, कूलेंट, मॉडरेटर और फिर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल रॉड, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब आप एक चीज़ समझिए, देखिए रिएक्टर एक बर्तन होता है जिसके अंदर रिएक्शन होती है, इट इज अ वेसल वेयर रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम की रिएक्शन होती है, यहाँ पर यूरेनियम की रिएक्शन होती है, तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी गर्मी निकलती है और उस गर्मी को खत्म करता है ये कूलेंट। ये जो कूलेंट है, ये जो रिएक्शन के दौरान ऊर्जा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उसको खत्म करता है कूलेंट। आपसे सवाल पेपर में पूछा जाएगा कूलेंट का काम क्या है, काम मैंने बता दिया। आपसे पूछा जाएगा कूलेंट का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए सोडियम पोटेशियम, हैवी वाटर एंड वाटर, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल वाटर, हैवी वाटर और क्या है, हैवी वाटर कौन सा होता है, D2O, भारी जल जिसे बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और सोडियम पोटेशियम, तो ये सब आपको नाम याद रखना है। कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है रिएक्टर के अंदर, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, ताकि क्या हो, ताकि न्यूट्रॉन की जो संख्या बढ़ गई है वहां, तो वो संख्या बढ़ने से होगा क्या, वो रिएक्शन को तेज बना देगा, रिएक्शन को फास्ट बना देगा, रिएक्शन को तेज बना देगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगेगी, तो वो न्यूट्रॉन को सोख लेता है कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, बोरोन और कैडमियम की बनी होती है मेरे भाई। देखो वहाँ पर एक बार देख लो। बात करते हैं मॉडरेटर की। मॉडरेटर का क्या काम होता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है, न्यूट्रॉन को स्लो बनाता है स्पीड को, ताकि वो यूरेनियम पे पड़ सके। रिएक्शन कैसे होती थी, यूरेनियम प्लस स्लो न्यूट्रॉन, तो जब स्लो न्यूट्रॉन पड़ेगा तभी तो क्या होगा, रिएक्शन तेज होती जाएगी। तो ये न्यूट्रॉन को स्लो करने के काम आता है ताकि रिएक्शन हो सके भाई, हो सके। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो भाई, कमेंट में बता दिया करो यार, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को दिखते नहीं हो ना तुम यहाँ से, तुम क्या करते हो,
पीछे हो, अभी तुम दिखते हो नहीं हो तो समझ नहीं आता, कमेंट में बताया करो ना यार कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। खैर बहरहाल सवाल पे आ जाते हैं। सवाल सीधा सिंपल था, मॉडरेटर का पूछा है। मॉडरेटर के देखिए 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मॉडरेटर के एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है, वाटर, बेरिलियम, आप देख सकते हैं बेरिलियम भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये हैवी वाटर, एक चीज याद रखना, हैवी वाटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, हैवी वाटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब मॉडरेटर भी है हैवी वाटर और ये कूलेंट भी है हैवी वाटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेचुरल ड्रॉट इन द स्टीम पावर प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, ये ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट होता है ले जाएंगी ये हवाएं, 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 ले जाएंगी हवाएं, हवाएं, हवाएं। तो ड्रॉट क्या करता है, देखो स्टीम पावर प्लांट का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है स्टीम पावर प्लांट में, क्या कहा क्वेश्चन ने, स्टीम पावर प्लांट में जो नेचुरल ड्रॉट है, ड्रॉट क्या होता है समझिए। देखिए ड्रॉट क्या होता है, एक सेकंड, अब देखिएगा, तो ये ड्रॉट क्या होता है, ये वह सिस्टम है, मतलब वो पंखों का सिस्टम, वो स्टीम पावर प्लांट में क्या होती है, हवाएं होती हैं, हवाएं, मतलब आपको सोचिए कोयले को जलाने के लिए हवा चाहिए होगी, तो ये क्या करता है, ये ड्रॉट सिस्टम जो है वो पंखों का अरेंजमेंट होता है जो नेचुरल एयर को वहां स्टीम पावर प्लांट में देता है ताकि कोयला जल सके। देखिए आप वहां पर देख रहे होंगे, ड्रॉट सिस्टम सप्लाइज रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर फॉर कंबशन, मतलब कोयला जलाने के लिए जो रिक्वायर्ड हवा होती है, हवा नहीं होगी तो कोयला जलेगा नहीं, कोयला जलाने के लिए ज़रूरतमंद रिक्वायर्ड हवा जो होती है, ठीक है, जो जिस हवा की ज़रूरत है जो ताकि कोयला जल सके, वो हवा वो पंखों का अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं ड्रॉट सिस्टम। साथ ही में ड्रॉट सिस्टम और भी क्या करता है, ड्रॉट सिस्टम के 2 फंक्शन होते हैं, और जो कोयला जलने के बाद जो वेस्ट हवाएं निकलती हैं उसको बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देता है। अब भाई कोयला जल गया, अब वो जो हवा निकल रही है गंद हवाएं तो वो क्या कर देता है, भेज देता है बाहर। ठीक है, तो रिमूव्स वेस्ट एयर, तो वो जो एयर जो वेस्ट है, जो बेकार की है, कंबशन के बाद की है, उसको हटाता है। 2 तरीके से आप लोग आंखों से देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हेल्प हो जाए थ्योरी लिखी है कि देखिए 2 तरीके से ड्रॉट पैदा किया जाता है, मतलब हवाएं वो 2 तरीके से पैदा की जाती हैं, एक नेचुरल तरीके से, एक फैन ड्रॉट, मतलब एक नेचुरल हवा का झोंका भैया, नेचुरल ड्रॉट से मतलब नेचुरल हवा से, और दूसरा क्या है, दूसरा है फैन, मतलब पंखे के द्वारा हवाओं का एक इस तरीके से तालमेल बिठाया जाता है कि कोयला जल सके और जो गंद हवाएं हैं वो बाहर जा सकें। तो आप देख सकते हैं फैन ड्रॉट भी 2 तरीके से होता है, एक आईडी फैन और एक एफडी फैन। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ये जो बातें हैं ये मैंने तुम जाओ तो सही स्टीम पावर प्लांट में बड़ी डिटेल में कराई हैं। इंड्यूस्ड फैन, और आप लोग देख पा रहे होंगे इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, और क्या है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। तो इनसे हम लोग फैन वालों का अगर पूछेगा तो आपका आंसर ये दोनों में से एक होगा, बट उसने क्या पूछा है कि नेचुरल ड्रॉट किससे पैदा किया जाता है, जो वास्तविक है, जो नेचुरल है स्टीम पावर प्लांट में, वो किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है चिमनी से। किससे किया जाता है, जो चिमनीज होती हैं हमारी, जो बनी होती हैं स्टीम पावर प्लांट में, जो बाहर चिमनी बनी होती हैं, वही क्या करती हैं, एक हवा इस तरीके से हम लोग, नेचुरल ड्रॉट रहता है कि वो जो वेस्ट एयर है वो अपने आप खुद ऊपर उठने लगती है, खुद ऊपर उठने लगती है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो वो खुद उठने लगती है। तो नेचुरली वो जो ड्रॉट सिस्टम है, मतलब वो हवाओं का जो पैटर्न है वो किससे बन गया, चिमनी से बन गया। ठीक है, लिख लीजिए ये चीज।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज ओनली लार्ज स्केल स्टोरेज मेथड, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का मेथड ऐसा मेथड है जो लार्ज स्केल पर ऊर्जा स्टोर हो सकती है, जो ऊर्जा लार्ज स्केल पर स्टोर हो सकती है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए मैकेनिकल ऊर्जा जो ए नंबर ऑप्शन है, क्या मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्टोर करी जा सकती है? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा तो स्टोर ही नहीं करी जा सकती। यांत्रिक ऊर्जा तो कन्वर्ट होती है, या तो पानी गिराते रहते हैं तो कोई चीज़ चलती जाती है। टरबाइन को देख लो, क्या टरबाइन को हमेशा के लिए घुमा सकते हैं किसी चीज़ से? नहीं, वो तो ऊपर से एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी, मतलब पोटेंशियल कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में। मतलब सीधा कहने का है जो स्थिर ऊर्जा है वो बदलेगी गति में, गति बदलेगी यांत्रिक में, ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक में, देन मैकेनिकल में। तो ये ए ऑप्शन को तो हम मतलब मैकेनिकल को तो स्टोर कर ही नहीं सकते। कंप्रेस्ड गैस को भी स्टोर नहीं कर सकते। भाई कितना बड़ा जो है कोई डिवाइस या कोई बर्तन या कोई इक्विपमेंट लाएंगे जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज, क्या गति ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, गति ऊर्जा तो खुद स्थिर ऊर्जा से बनती है। हाँ, बट पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। डैम बना के हम बहुत सारा पानी रोक सकते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, मतलब स्थिर एनर्जी स्टोर हो जाए, फिर वो काइनेटिक में बदले और काइनेटिक से मैकेनिकल में बदले। तो डी इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश अक्सर धूल भरी हवाओं को समाप्त करने के लिए नियंत्रित किए जाते हैं। मतलब वो कह रहा है धूल भरी हवाओं को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए, जो धूल भरी हवाएं, धूल वाली हवाएं हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है? इंडस्ट्रियल फैन, औद्योगिक पंखा इंडस्ट्रियल फैन, निकास पंखा एग्जॉस्ट फैन, पेडेस्टल पंखा और टेबल फैन। तो इसका सही आंसर है एग्जॉस्ट फैन। जो धूल भरी हवाएं हैं उनको एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बॉम्बे, बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का, जनरेशन का, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? तो जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो क्या होती है, वो ये पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, देखो जाहिर सी बात है, मैकेनिकल एफिशिएंसी एक बात तो तय है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। तो आउटपुट में मैकेनिकल के लिए क्या निकलता है? यांत्रिक। तो एक बात तो तय है कि ब्रेक हॉर्स पावर bhp, ये तो ऊपर रहने वाला है ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि आउटपुट में जो पावर निकलेगी वो यांत्रिक होनी चाहिए और यांत्रिक की पावर ब्रेक bhp में ही दर्शाई जाती है। अब देखिए इसका मतलब ऑप्शन ए और बी तो सही है, बाकी तो गलत है, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी में जब आउटपुट पावर की बात होगी तो कोई भी चीज़ यांत्रिक दक्षता बताने के लिए उसमें यांत्रिक आउटपुट कितना निकल रहा है वही तो बात होगी, और यांत्रिक आउटपुट ब्रेक हॉर्स पावर में होती है। बात करेंगे इनपुट पावर की। इनपुट में क्या पावर है? तो इनपुट में पावर है IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो IHP हुई इंडिकेटेड, जो दर्शाई गई है उस डिवाइस पे, इंडिकेटेड जो दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना, दक्षता कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। तो क्लियर है इतना पॉइंट? तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब जो इंडिकेट की गई है इनपुट पे। तो यार स्टूडेंट्स कैसा लगा लेक्चर मुझे बताइएगा ज़रूर, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताना एनालिसिस कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक से, केबल से करने वाले हैं और मैं आप लोगों को लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। केबल वाला लेक्चर देखना मत भूलना, सेव कर लेना, भले बाद में देख लेना पर देखना ज़रूर, ताकि आपकी उसमें समझ पाओ कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।